Hello everyone, my name is Aman and today I am going to teach you class 12 poem Keeping Quiet written by Pablo Neruda. So before moving towards poem, let us have a quite short introduction about author. So Pablo Neruda's time period was 1904 to 1973. This is the pen name of Neftali Ricardo Reyes Basualto. So this is the entire name of the writer and Pablo Neruda is the pen name of the author. Pablo Neruda was born in Parral in Chile and over there he had written various poems. So generally Pablo Neruda's poems are very short, easy and understandable by all the peoples. He always writes his poems in a very easy language. He has also been awarded with Nobel Prize in the year 1907. So let us have this poem, Keeping Quiet. So what does Keeping Quiet states? So in this poem we are going to learn about the importance of silence and how the people should introspect themselves in the world. Because every time war, fight is not the best method to live harmony and peacefully in this world. Sometimes we have to be quiet and calm. So that is the main important thing which he had described in this poem. So let us start with the poem. Now we will count to 12 and we will all keep still. So over here the author is telling that वो 12 तक काउंट करेंगे. He will do counting till 12 और 12 तक जब तक वो काउंट करेंगे सभी लोगों को एकदम शांत रहना है, एकदम चुप रहना है, किसी तरीके की कोई बातचीत नहीं, किसी तरीके की कोई हलचल नहीं. अब यहाँ पर ये चीज इस्तेमाल होता है कि 12 यहाँ पर क्यों यूज किया गया है, why 12 has been used over here. So 12 यहाँ पर एक मेजर डिवीजन ऑफ टाइम दिखाता है. जिस तरीके से जो साल में 12 महीने होते हैं, there are 12 months in a year, as well as 12 घंटे होते हैं हमारे पूरे दिन में. होते तो पूरे 24 घंटे हैं लेकिन आधे दिन में होते पूरे 24 हैं बट आधे दिन में 12 घंटे होते हैं. So this is the major division of the time which has been used in the world, 12. Later on what he says, for once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. तो यहाँ पर इस्तेमाल उन्होंने कहा कि जब तक कि मैं 12 तक काउंट करूँगा सब लोग शांत हो जाएंगे, एकदम क्वाइट हो जाएंगे. तो ऐसा मोमेंट इस अर्थ में पहली बार ऐसा मोमेंट होगा जहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके की हलचल नहीं होगी, लोग किसी भी तरीके की लैंग्वेजेस नहीं बोलेंगे. जैसे कि पूरे वर्ल्ड में टोटल 8 रिलीजन्स हैं एंड 1600 लैंग्वेजेस इंडिया के अंदर बोली जाती है. इतनी लैंग्वेजेस तो वर्ल्ड में तो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती होगी. तो डाइवर्सिटी जो है पूरे वर्ल्ड में वो खत्म हो जाएगी और यूनिटी बन जाएगी. जब सब लोग शांत रहेंगे तो वो किसी भी तरीके का लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करेंगे, जिसकी वजह से जो डाइवर्सिटी है, जिसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन होता है, बहुत सारी दंगे फसाद होते हैं, वो सब कुछ खत्म हो जाएगी एंड एवरीवन विल बी यूनाइटेड. दे विल इंट्रोस्पेक्ट देमसेल्व्स. उसके बाद ऑथर कहते हैं कि जब सब शांत रहेंगे, चुप रहेंगे, तो ये एक ऐसा सेकंड रहेगा जिसमें लोग आर्म्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे. अब आर्म्स यहाँ पर दो मीनिंग सिग्निफाई करता है. एक तो आर्म का मतलब होता है वेपन, हथियार. दूसरा आर्म का मतलब होता है पार्ट ऑफ बॉडी. ये आर्म. सो आर्म्स यहाँ पर दो है, वेपन एंड पार्ट ऑफ बॉडी. तो कुल मिला के यहाँ पर इस्तेमाल किया गया आर्म्स किस चीज के लिए, फाइट के लिए. ऑथर कह रहे हैं कि जब सब शांत रहेंगे, किसी भी तरीके की किसी भी लैंग्वेज का इस्तेमाल लोग नहीं करेंगे, तो हर तरफ शांति बनी रहेगी और साथ ही साथ लड़ाई दंगे नहीं होंगे इस पृथ्वी पर. इस अर्थ पे कोई भी लड़ाई दंगे नहीं होंगे. नेक्स्ट, it would be exotic moment without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. Fishermen in the cold sea would not harm waves, and the man gathering salt would look at his hurt hands. So what it is saying,
ऑथर कह रहे हैं कि जब सब लोग शांत रहेंगे, क्वाइट रहेंगे, स्टिल रहेंगे, तो ये बहुत ज्यादा एक्सोटिक मोमेंट होगा लाइफ का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सोटिक? वर्ड एक्सोटिक, एक्सोटिक का मतलब होता है समथिंग विच इज यूनिक, अनोखा। अब जाहिर सी बात है, जब पूरी दुनिया में सब लोग शांत रहेंगे, किसी भी तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं होगा, सब लोग क्वाइट रहेंगे, वेपन्स का इस्तेमाल नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है कि ये जो एनवायरनमेंट, ये जो माहौल रहेगा उस समय का, वो यूनिक रहेगा, सबसे अलग रहेगा, प्रिवेलिंग सिचुएशन से एकदम हट के एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा। उसके बाद ऑथर कहते हैं कि जो इंजन, यहाँ पे ट्रेन वाला इंजन का मतलब नहीं है, यहाँ पे इंजन से रिलेटेड है कि जो हमारी डेली रूटीन रहती है लाइफ की। जैसे कि एक चाइल्ड की बात करें तो चाइल्ड सुबह उठता है, बात करता है, फिर बाद में खाना खाता है, ब्रेकफास्ट करता है, फिर स्कूल जाता है, फिर स्कूल से आता है, लंच करता है, कोचिंग जाता है, तो ये उसकी डेली रूटीन हो जाती है। वैसे सब लोगों की इस दुनिया में कोई ना कोई डेली रूटीन है। तो जब लोग क्वाइट रहेंगे, शांत रहेंगे, तो कुछ समय उन लोगों को भी मिल जाएगा अपनी डेली रूटीन से आराम करने का, कोई रश नहीं रहेगा और सब कुछ एक अजनबी सा लगेगा, अनजान सा लगेगा, क्योंकि जो चीज हमारी जिंदगी से बरसों से चलती हुई आ रही होती है और उसमें कुछ परिवर्तन आ जाता है तो वो चीज एकदम अजनबी हो जाती है हम लोगों की। ठीक उसी प्रकार जो लाइफ हम लोग कंटिन्यूअसली जी रहे हैं, उसमें स्टिलनेस आ जाने से कितना ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं, ये एकदम अनोखा होगा, एकदम यूनिक रहेगा, एकदम अजनबी सा रहेगा। उसके बाद ऑथर कहते हैं fishermen in the cold sea would not harm whales and the man gathering salt would look at his hurt hands। अब यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि जो फिशरमैन होते हैं, जो मछुआरे होते हैं, उनका काम ही होता है वो मछलियों को कलेक्ट करते हैं, और जब वो लोग स्टिल रहेंगे, क्वाइट रहेंगे, तो वो लोग एक्वेटिक एनिमल्स को हार्म नहीं पहुंचाएंगे। ठीक उसी तरीके से जो सॉल्ट कलेक्टर्स रहते हैं, जो सॉल्ट कलेक्ट करते हैं ओशियंस के पास, उनके हाथ जो रहते हैं वो बहुत ज्यादा कट फट जाते हैं, और जब सॉल्ट कलेक्टर्स शांत रहेंगे, क्वाइट रहेंगे, इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, तो वो अपने कटे फटे हाथों को आराम से देख पाएंगे। Later on, those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire। अब यहाँ पर 3 wars की बात करी गई है। यहाँ पर ऑथर जो है वो 3 तरीके की वॉर्स के बारे में बात कर रहे हैं। पहला है ग्रीन वॉर्स, दूसरा है वॉर्स विद गैस एंड नेक्स्ट इज वॉर्स विद फायर। तो ये कौन कौन से वॉर्स की बात करी गई है? पहला आता है ग्रीन वॉर्स। ग्रीन वॉर्स का मतलब है कटिंग ऑफ प्लांट्स, जो पेड़ पौधों को काटा जाता है। एक तरीके से कह सकते हैं डिफॉरेस्टेशन की बात की गई है यहाँ पर। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद गैस यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है वो गैस वॉर्स जिसमें हमारा एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, दैट इज पोल्यूशन। नेक्स्ट आता है वॉर्स विद फायर। वॉर्स विद फायर से यहाँ पे मतलब है न्यूक्लियर वॉर्स है, बॉम्बार्डिंग जिसको कहते हैं। जो बॉम्बार्डिंग होती है, जिसमें बॉम्ब्स गिराए जाते हैं, दैट रिफर्स टू वॉर्स विद फायर। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। यहाँ पे कह रहे हैं, ऑथर कह रहे हैं कि जो लोग डिफॉरेस्टेशन करते हैं, पोल्यूशन करते हैं, न्यूक्लियर वॉर करते हैं, तो उन लोग विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स मींस विक्ट्री का मतलब होता है जीत हासिल करना, विन होना। सो ओवर है यहाँ पे दिया गया है विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, विक्ट्री का मतलब होता है विन, जीतना।
सो सर्वाइवर्स यानी कि लिविंग बीइंग्स जो वहाँ पे रहते हैं वो सर्वाइव करते हैं वहाँ पर। तो कह रहे हैं कि ऑथर इज सेइंग कि जब न्यूक्लियर, यहाँ पे ज्यादातर न्यूक्लियर वॉर की ही बात हुई है कि जब दो देशों के बीच में लड़ाई होती है, व्हेन देयर इज अ वॉर बिटवीन टू कंट्रीज, जब दो देशों के बीच में लड़ाई होती है तो क्या होता है, बॉम्बार्डिंग होती है, बॉम्ब्स गिराए जाते हैं। जब बॉम्ब्स गिराए जाते हैं तो जो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन रहती है वो तो ऐसे ही फेड हो जाती है। क्यों? क्योंकि बॉम्बार्डिंग की वजह से वो लोग अपनी जान खो बैठते हैं। और अगर ऐसी लड़ाई में अगर जीत हासिल कर भी ली जाए, मतलब कि अगर कोई देश दूसरे देश को हथिया भी लेता है, अगर वो जीत भी जाता है लड़ाई में और वो लेकिन उसका गुणगान गाने के लिए, उनकी प्रशंसा करने के लिए जब कोई सर्वाइवर्स ही, लिविंग बीइंग्स ही नहीं रहेंगे वहां पर, तो ऐसी जीत का होने का क्या फायदा। ऑथर यहाँ पे विक्ट्री विद नो सर्वाइवर से यही कहना चाहते हैं कि जब बॉम्बार्डिंग होती है, न्यूक्लियर वॉर रहता है, तो न्यूक्लियर वॉर से न जाने कितने लोगों की जानें चली जाती हैं। और अगर न्यूक्लियर वॉर से कोई विक्ट्री हासिल कर भी रहा है तो उस विक्ट्री का फायदा क्या है? उस विक्ट्री का तो कोई फायदा नहीं हुआ जिसमें आपकी प्रशंसा गाने के लिए कोई है ही नहीं। Would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing। ऑथर कह रहे हैं ये सारे वॉर से तो अच्छा है कि ये अगर वो लोग क्वाइट रहेंगे, वो लोग साइलेंस एडॉप्ट करेंगे, साथ ही साथ इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, तो क्या होगा कि उनके जो खून से लथपथ रहते हैं क्लोथ, जब वॉर होता है तो क्या होता है, जो व्हाइट कलर के क्लोथ रहते हैं वो एकदम रेड कलर में बदल जाते हैं, इस खून से लथपथ रहते हैं। तो जो उनकी क्लोथ्स हैं वो एकदम नीट एंड क्लीन रहेंगे। जब सब लोग शांत रहेंगे तो कोई लड़ाई नहीं होगी, जब कोई लड़ाई नहीं होगी तो उनके जो कपड़े रहेंगे वो गंदे नहीं होंगे। यहाँ पे ब्रदर्स इस्तेमाल किया गया है, दैट एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, यानी वो ब्रदर्स के साथ चलेंगे। अब यहाँ पे ब्रदर्स के साथ चलने का मतलब है, ब्रदर्स यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है भाईचारे के लिए। इट हैज बीन यूज्ड कि लोग ब्रदरहुड के लिए, यहाँ पे ब्रदरहुड का सेंस इस्तेमाल किया गया है कि लोग भाईचारे के साथ अपना चलेंगे, सब लोग मिलजुल कर हंसी खुशी रहेंगे। नेक्स्ट, what I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no struggle with death. If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. Author is now saying कि वो कह रहे हैं लोगों से इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंस, क्वाइट, इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए कह रहे हैं, और ये कितना महत्वपूर्ण है हमारी जिंदगी में, इसके सेंस को, इसके आइडिया को हर तरफ फैला रहे हैं। तो ऑथर कह रहे हैं कि साइलेंस से मेरा मतलब ये नहीं है कि टोटल इनएक्टिव हो जाना, मतलब कि कुछ काम ही ना करना, एकदम स्टिल हो जाना। सो ऑथर का कहने का मतलब ये नहीं, क्योंकि अगर कोई आदमी स्टिल हो जाएगा, इनसेंसिबल हो जाएगा, तो डेड बॉडी के क्लासिफाई में अंडर आ जाएगा, वो एक मरा हुआ व्यक्ति सिद्ध हो जाएगा। तो डॉक्टर यहाँ पे डेथ से सिंबलाइज नहीं कर रहे हैं क्वाइटनेस को कि टोटल इनएक्टिव हो जाना, बट यहाँ पर जो साइलेंस, यहाँ पर जो क्वाइट की बात करी गई वो ये है कि कुछ समय के लिए हम लोग शांत रहकर अपने ऊपर लुक आफ्टर कर सकते हैं कि कौन कौन सी हम लोग डेली एक्टिविटीज करते हैं जिसके वजह से हमारे एनवायरनमेंट में हार्म क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, स्ट्रीट पे जो एनिमल्स रहते हैं उन सब लोगों को हार्म क्रिएट होता है। साथ ही साथ जो नेचर के साथ छेड़छाड़ हम लोग करते हैं, वो सारी की सारी चीजें हम रोक सकें और अपने अर्थ को एक ग्लोबल वार्मिंग और बहुत सारे नेचुरल कैलामिटीज से उसको प्रोटेक्ट कर सकें। लेटर ऑन ऑथर सेज, perhaps the earth can teach us, and when everything seems dead and later proves to be alive। अब यहाँ पर अर्थ की बात करी गई है। अर्थ से यहाँ पर मतलब क्या है, नेचर की बात करी गई है, सराउंडिंग्स की बात करी गई है। ऑथर कह रहे हैं कि अगर हमें लाइफ जो है वो स्टिलनेस अगर हमें सीखनी है, क्वाइटनेस, साइलेंस अगर हमें सीखना है तो हमें नेचर सीखना चाहिए। नेचर इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर क्वाइटनेस एंड साइलेंस।
अब नेचर की बात यहाँ पे क्यों करी गई है? नेचर की बात ऑथर ये कह रहे हैं कि जब सब कुछ बंजर दिखाई देता है पृथ्वी पर, तब जाके एक नई चीज की शुरुआत होती है। जैसे कि ऑटम का सीजन होता है, जितने भी ट्रीज रहते हैं, लीव्स रहते हैं, सब झड़ जाते हैं। लीव्स, फ्लावर्स, ट्रीज पे जो ब्रांचेस पे जो लीव्स रहते हैं वो सब झड़ जाते हैं। जो सीड्स रहते हैं जो कि डगिंग रहते हैं अंडर द सॉइल, डोमिनेंट रहते हैं, तो वो भी स्प्राउट अप नहीं कर पाते। लेकिन ऐसे लगता है कि ऑटम के समय ऐसे लगता है कि पूरी पृथ्वी बंजर हो चुकी है, पूरी पृथ्वी बर्बाद हो चुकी है। लेकिन उसी के कुछ समय बाद स्प्रिंग सीजन आता है, और जब स्प्रिंग सीजन आती है तो न्यू लाइफ इमर्ज हो जाती है, न्यू लीव्स निकलने लगती हैं, फ्लावर्स खिलने लगते हैं। वही सीड जो सॉइल के नीचे डग रहते थे और बाहर निकल कर नहीं आ पाते थे, अब उनमें से नया प्लांट निकलता है। तो ऐसे लगता है कि जो नेचर है इट इज सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल ऑफ लाइफ, कि नेचर हमारा फेस्टिवल ऑफ लाइफ को सेलिब्रेट कर रहा है। सो ये चीज ऑथर बताना चाहते हैं। लास्ट लाइन में ऑथर कहते हैं, now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go। फिर ऑथर कहते हैं कि मैं फिर से 12 तक गिनूंगा, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। That's it। So let us have a summary of this poem once again। So in Keeping Quiet, Pablo Neruda talks about silence, introspection and quietness। He says that author will count till 12 and everybody will be quiet। No use of weapons, no use of arms and no languages will be entertained during that time। That moment will be considered as the exotic, that is unique moment, because there will be no rush of the daily life and no working up of the engines। Examples of fishermen, that fishermen are always in busy of collecting the aquatic animals, so when they will be introspecting themselves, so no harm will be caused to the aquatic animals। Along with that, the salt collectors who are always busy in collecting the salt near the oceans will be able to see their hurt hands, and the peoples who are always being busy in green wars, wars with gas and wars with fire will be able to stop all these wars and once have to wear a clean clothes and will live in brotherhood feeling। Later on the author says that being quiet doesn't mean to be a total inactive, but to realize our mistakes which is hurting our environment in day-to-day life। Our author says that if we have to learn the stillness, then definitely we should see the environment and nature। Later on he counts up to 12 and then he goes। So this was the poem Keeping Quiet all about। I hope that you would have liked this video. Do share and subscribe it। Thank you।